विकास जी, आमतौर पर जब हम किसी को स्टूडियो में बुलाते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि स्वागत है आपका, लेकिन ऐसे समय में हम मिल रहे हैं कि मैं आपको शायद ये भी नहीं कह सकता, आपका शायद स्वागत भी नहीं कर सकता, क्योंकि समय ऐसा है जब हम एक बहुत बड़े दुख के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 7 महीने में ऐसा लगता है कि आपकी पहचान विकास वालकर से बदलकर श्रद्धा के पिता की हो गई है। ये 7 महीने आपके कैसे बीते? मैं तो मतलब सोचा भी नहीं था ऐसा मेरे बारे में ऐसा होगा, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है जो शायद मैं खुद ही झेल रहा हूँ। ये मेरे घर में अभी और कोई बड़ा साथ देने वाले नहीं है, फिर भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बेटी के लिए मुझे न्याय मिले। जी, आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहता हूँ कि मेरे बेटी के लिए मुझे न्याय मिले, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो जाए और कम से कम उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और आगे चल के ऐसी घटनाएं दोबारा ना होए। जी विकास जी, जब इस तरह की घटना घर में हो जाती है अपने आसपास, तो सबसे पहले जो व्यक्ति होता है वो डिनायल मोड में होता है, उसे विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर धीरे धीरे वो स्थितियों को स्वीकार करने लगता है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ कि शुरू में आपको विश्वास ही नहीं हुआ, फिर आपने कुछ समय लगाया और अब आपको जाकर विश्वास हुआ कि आपके जीवन में इतनी बड़ी घटना हुई? जी हाँ, शुरू में तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। जब तक मैं जब ये श्रद्धा के बारे में मुझे पहले से ही मालूम था कि श्रद्धा कहीं ना कहीं होगी, यही मैं मान के चल रहा था। जब तक ये यहाँ दिल्ली में आके भी मैंने जब ये सब सारी चीज़ें देख रहा था जो उन्होंने कही, जो उस लड़के ने कही, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये आखिर में जब मेरा डीएनए का सैंपल मैच हो गया, तब मुझे फिर बहुत महसूस हुआ कि मैं बहुत दुखी हो गया कि अब मेरे साथ श्रद्धा नहीं है। तो मुझे अभी भी वही दुख लग रहा है कि श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं है। यानी उससे पहले तक आप लगातार ये प्रार्थना करते होंगे कि भगवान ना करे कि ये श्रद्धा हो, भगवान करे ये सब झूठ हो। जी हाँ, ऐसा ही लग रहा था मुझे। ये श्रद्धा कहीं ना कहीं जरूर होगी, होनी चाहिए। मैं कभी ऐसा मानता ही नहीं था कि ये श्रद्धा श्रद्धा के साथ ऐसा हुआ है करके। तो जब ये डीएनए का ही जब रिपोर्ट सामने आया, तब उसी दिन मुझे मतलब मालूम हो गया कि ये श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है। विकास जी, जब भी हम किसी घटना पर विचार करते हैं तो कई बार पास्ट में जाते हैं, जब वो पूरा घटनाक्रम होता है उसको कई बार जब रिवाइंड करके देखते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको एक मौका लगे दोबारा घटनाओं को रिवाइंड करके दोबारा से जीने का, तो आप कुछ अलग करते? श्रद्धा को बचाया जा सकता था? जी हाँ, मैं तो मतलब जब से वो घर से चली गई थी, तब से मैं कोशिश कर रहा था कि कभी ना कभी मेरे घर में वो वापस आएगी। मैं हमेशा यही सोचता था कि उसका कुछ तकलीफ हो जाए और मैं तुरंत उसको घर पे वापस बुला लूँ, लेकिन मुझे कभी पता ही नहीं चला कि उसको क्या तकलीफें हो रही थी इन 3 सालों में। और जब ये कुछ घर से जाने के बाद 6 महीने के बाद उसको जो तकलीफ हुई और उसने जो वसई पुलिस में कंप्लेंट की थी कि उसको वो मारपीट करता है और उसके धमकी देता है, टुकड़े टुकड़े करूंगा करके। तो इस बारे में मुझे भी नहीं पता चला कि ये ऐसा वाकया उसके साथ हुआ था। तो मुझे वही लग रहा है कि अगर उस टाइम पे मुझे अगर पता चलता तो मैं शायद उसको बचा पाता था। और अगर वो तब भी आपके पास आने से इनकार करती तो? नहीं, मैं पूरी की पूरी कोशिश करता था कि उसको घर पे ही लाऊं, किसी भी हालत में। मैं ऐसे नहीं सोचता था कि वो मेरे साथ छोड़ दे और वापस ना आए। मैं यही मांग कर रहा था भगवान से कि ये वापस घर पे आए करके। आपको पुलिस बाद में उस जगह पर भी लेकर गई जहां वारदात हुई थी, या जहां उस जंगल में जहां पर उसने कहा था कि उसने श्रद्धा के जो शरीर है उसको वहां पर, अब मैं बोल भी नहीं पा रहा कि मैं आपसे क्या पूछूं, लेकिन क्या उस जगह पर आपको लेकर गए थे?
जी हाँ, मुझे एक दिन वहाँ पे लेके गए थे, जहाँ वो जिस फ्लैट में रहते थे। तब तो मैं मुश्किल से खड़ा हो रहा था वहाँ पे देख के ये सब, जहाँ उस वो सब घटना वो बता रहा था कि ऐसे ऐसे किया मैंने। तो मैं सुनने के भी मूड में नहीं था कि ये सब मैं मेरे कानों से सुनूं करके। तो पता नहीं मेरे ऊपर क्या बीती होगी तब। मैं खुद ही जानता हूँ ये सब। मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं वही मेरा कुछ हो जाएगा करके। तो मैं फिर वहाँ से तुरंत बाहर जाके मैं खड़ा हो गया। तो उसने सब वो सब घटना वहाँ पे बताने के बाद मुझे फिर वहाँ जहाँ जंगल में उसने वो उसके टुकड़े फेंके थे वहाँ लेके गए थे। और वहाँ भी कुछ उसको उस टुकड़े को निकाल के उन्होंने दिखाए। तो मुझे भी तभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरे बेटी के हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ किया होगा करके। उस वक्त भी आफ्ताब आपके साथ था? जी हाँ, वो उस वक्त वही बता रहा था पुलिस को, ये सब मैंने ऐसा ऐसा किया है करके, ये टुकड़े मैंने यहाँ डाले हैं करके। तो उसी ने सब ये सब स्टोरी बता रहा था वो। और उस वक्त आप सुन रहे थे? जी हाँ, मैं सुन रहा था तब। मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या उस समय बीती होगी। और उस समय बिल्कुल लगा होगा कि पूरा जीवन ही समाप्त हो गया। आपने उस दिन कुछ कहा आफ्ताब को? मैं तो कुछ कह नहीं पाया उसको कि ये ऐसा कैसे कर सकता है, इतना दरिंदा कैसे हो सकता है, ये इससे डाला मेरे बेटी को उसने टुकड़े करके। विकास जी, अब आप हिम्मत तो रखनी ही पड़ेगी। अब जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब बता सकते हैं, खुल के शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? नहीं, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में आगे। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है। और विकास जी, हमने ये देखा कि बाद में मैंने आफ्ताब की कुछ तस्वीरें देखी, जब उनको एफएसएल से जब उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ। उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज में कोई पछतावे जैसी कोई बात आ ही नहीं रही थी। वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा था, वैसे ही खड़ा हुआ था, उसके कंधे झुके नहीं थे बिल्कुल भी। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि ये ऐसा कैसे दरिंदा है, ये सब कुछ नॉर्मल जैसे बात कर रहा है, जो कुछ ऐसा लग रहा है कि वो कुछ किया ही नहीं है, बस ऐसे स्टोरी बता रहा है ये सब। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि ये सब ऐसे बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये सब। जब तक मुझे डीएनए का कंफर्म नहीं होता है तब तक मैं विश्वास ही नहीं कर पाया कि ये मेरे बेटी के साथ ऐसा कुछ किया होगा करके। अब आप इस कानूनी लड़ाई को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं? क्योंकि हमने देखा उसने बेल की कोशिश की बीच में, हालांकि आज उसकी बेल एप्लीकेशन थी, उसने उससे विड्रॉ कर लिया बेल की एप्लीकेशन को। लेकिन जेल में ऐसी खबरें आती हैं कि कभी वो कोई किताब मांगता है पढ़ने के लिए, कभी उसकी कोई और फरमाइश होती है कुछ करने की। तो कुल मिलाकर उसके व्यवहार से ऐसा लगता है कि वो उसे ना तो कोई पछतावा है और वो धीरे धीरे बस किसी तरह अपना टाइम पास कर रहा है। वो तो पता नहीं, वो पुलिस को भी गुमराह कर रहा है। एक तो वो कुछ सही ढंग से बताता नहीं है, अभी भी उसको कुछ भी पछतावा नहीं है, सब कुछ किया है उसने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ उसको कहीं से बाहर से सपोर्ट होगा, तभी ये सब वो नॉर्मल सी बातें कर रहा है। एक हमारे दर्शक हैं तुलसी जितेंद्र मलम, वो कहते हैं, उन्होंने लिखकर भेजा है कि श्रद्धा के पिताजी को क्या लगता है कि उस दरिंदे को क्या सजा मिलनी चाहिए
और अगर ये फैसला उनको लेना पड़े तो आप उन्हें क्या सजा देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरे बेटी को उसने 35 टुकड़े किए तो उसके 70 से भी ज़्यादा टुकड़े करके उसको पूरी भारत में उसके टुकड़े बिखर जाए और ये पूरे हमारे देश को एक मिसाल बन जाए कि ये ऐसी सजा भी हो सकती है। पर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी सजा, या जैसे आप कह रहे हैं कि सजाए मौत उसे होनी चाहिए, वो उसे होगी? या ये भी आप तो जानते हैं हमारे कानून का सिस्टम क्या है, वर्षों लग जाएंगे और जब उसे सजा होगी भी तो शायद तब तक 15-20 वर्ष और बीत चुके होंगे, अभी वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। जी हाँ, वो तो कोशिश करेगा ही वो जाने के लिए, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ज़्यादा दिन तक ये केस चलेगी। और मेरी यही मांग है कि इसको फास्ट ट्रैक में चला के उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए और एक पूरे भारत में ऐसी मतलब मिसाल बननी चाहिए कि ये ऐसी सज़ा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। आपका एक बेटा भी है जो अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, बेटे का क्या रिएक्शन था? बेटा भी बहुत दुखी है, वो तो अभी पढ़ रहा है लेकिन उसका ध्यान यही इसी के ऊपर है। मैं हमेशा उसको समझाता हूँ कि नहीं बेटा, तेरे को आगे पढ़ना है, बड़ा बनना है, तो ये इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे, मैं ये सब संभाल लूँगा। लेकिन फिर भी उसका मन यहीं पे वापस आता है और मुझे बार बार पूछता है सवाल कि पापा ये आज की अपडेट क्या है। रोज़ वो मेरे को फ़ोन करके पूछता है। तो मैं यही समझाता हूँ उसको कि नहीं, आगे तेरे को अभी आगे पढ़ना है, ये सब होते रहेगा और इसका जो होने वाला तो होगा ही, उसको सज़ा तो मिलेगी ही, लेकिन तुम इसके ऊपर ज़्यादा मत ध्यान दो और आगे पढ़ लो। जब ये घटना हुई थी विकास जी, तो आपको याद होगा 24 घंटे टीवी पर यही घटना के बारे में आ रहा था, लगातार अखबारों में कई कई पन्ने इसके ऊपर भरे होते थे। आप पढ़ते थे उस दौरान, अखबार पढ़ते थे, टीवी देखते थे? नहीं, मैं तो ज़्यादा पढ़ने के बिल्कुल कंडीशन में नहीं था। मैं बहुत ही सदमे में था तब, और मैं घर से भी नहीं निकल पाता था। ऐसा मैं सिर्फ मैं टीवी देख के कभी कभी जान लेता था कि ये श्रद्धा के बारे में ऐसे ऐसे सब बातें हो रही है करके। विकास जी, इसके दो पहलू होते हैं जब इस तरह की कोई चीज़ होती है। पहला, और दोनों सामाजिक पहलू हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि जब आपकी बेटी चली गई और वो एक लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ रहने लगी, उस समय समाज का रवैया क्या था? हम बहुत बार सोशल प्रेशर की बात करते हैं कि बड़ा सोशल प्रेशर हो जाता है। समाज, अड़ोस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, वो उनकी भूमिका जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपके केस में क्या भूमिका रही समाज की? ये तब की बात है जब तक लोगों को ये पता चला हुआ कि श्रद्धा अब आपके साथ नहीं रहती। जी हाँ, मुझे समाज तो यही समझाता था कि ये बेटी को थोड़ा समझाना चाहिए था। तो मैं तो हमेशा समाज को भी यही कहता था कि मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूं, अभी वो शायद नहीं मानी। तो समाज यही सोचता है कि ये बेटी ने ऐसे कैसे किया, और हमारे पूरे खानदान में ऐसी घटना नहीं हुई थी। तो मुझे हमेशा यही सुनाते थे कि ये तुम थोड़ा ध्यान दो उसके ऊपर, कोशिश करो उसको समझाने की। और आपको ऐसा लगता था कि ये इसकी एक नाकामी है? लोग समझ रहे हैं कि आपकी ये नाकामी है, आप एक पिता के तौर पर नाकाम रहे। जी हाँ, आपको भी जज करते होंगे लोग? जी हाँ, मुझे जज करते हैं कि वो यही सोचते हैं कि ये नाकाम रहा करके। लेकिन मैं तो कभी ये मानता ही नहीं था कि मैंने कोई कोशिश ही नहीं की। मैं हमेशा उसको वापस लाने की कोशिश करता था, लेकिन पता नहीं मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। और जब ये घटना हो गई उसके बाद समाज का क्या रोल रहा? क्या समाज ने एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके साथ आया, या फिर उसमें भी ताने और उलाहने ही रहे? जी हाँ,
वो समाज तो उनको पता है कि ये जो घटना हुई है ये हमारे लिए भी, हमारे समाज के लिए भी थोड़ी दुखद ही है। तो समाज तो यही सोचता है कि ये ऐसा ये हमारे खानदान में ऐसा हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए था। और अभी भी मुझे तकलीफ हो रही है कि समाज मुझे वही एंगल से देख रहा है कि ये इसके वजह से ये हुआ है करके। बहुत बार हमने मीडिया में ये भी देखा कि इसको एक धार्मिक एंगल भी दिया गया इस पूरे मामले को। आप भी ऐसा समझते हैं क्योंकि ये एक इंटर रिलीजन मामला था और हमारे देश में तो आप जानते हैं तरह तरह की बातें होती हैं, कोई लव जिहाद की बात करता है, कोई और किसी की बात करता है। आपको भी ऐसा लगता है कि वो बातें सही हैं? जी हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इसने जो मतलब श्रद्धा को जो ब्रेन वॉश किया था, जो हमारे खिलाफ जाने के लिए मजबूर किया था, तो उसका कोई मतलब प्लानिंग था शुरू से ही। तो मुझे यही लग रहा है कि वो धार्मिक एंगल से भी देखा जाए और उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो कहीं आपको ये भी लगता है कि धर्म का एंगल तो है ही, और जिस तरीके से परवरिश उसकी हुई होगी शायद उसमें भी कोई कमी रही हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बचपन से जब तक वो 22-23 साल की हो गई तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, जो नॉर्मल सी हमारी श्रद्धा थी। लेकिन इसकी जब दोस्ती हो गई उस लड़के से तब भी वो एकदम से बदल गई और हमारे खिलाफ जाने लगी। तो मैं ये नहीं मानता कि हमारी परवरिश में कोई कमी रही, लेकिन शायद वो उसके आने से पता नहीं हम कहाँ कम पड़ गए जो हमारे खिलाफ गई हो। लेकिन लड़के में जो है इतनी कट्टरता जो आई, ये उसकी परवरिश का नतीजा मानते हैं आप? मैं तो यही मानता हूँ कि ये उसकी परवरिश का नतीजा है। शायद अगर उनके ये घर वालों को भी अगर कुछ समझ में आता तो शायद हमें बताते थे कि ये ऐसा हमारा लड़का है, उसको तकलीफ दे रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसकी परवरिश में भी कुछ कमियां हैं। आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल रहा हो, लेकिन श्रद्धा तो ऐसी नहीं होगी जो इन चीजों के बारे में सोचती होगी। लेकिन क्या आफताब ऐसा था जो इसी एंगल पर काम करते हुए उसके मन में यही बात थी? जी हाँ, मुझे तो यही लग रहा है। ये लड़का यही सोच के चल रहा था कि ये लड़की को फंसाना है। उसका हमेशा मैं जब भी हमारे घर में श्रद्धा से बातें करता था तब वो हमसे कभी कभी प्रॉपर्टी की बातें करने लगी। तो मैं थोड़ा हैरान होने लगा कि ये ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में क्यों बातें करने लगी है। तो तब मुझे शक हुआ कि ये हमारे खिलाफ भड़का रहा है ये लड़का, और शायद उसको ये मेरे बेटी को वो पूरा प्रॉपर्टी लेके उसको फंसाना चाहता है। यही मैं कहता था, लेकिन वो कभी मानी नहीं हमारी बात। आपको ऐसा लगता है, मैं आपसे सीधा पूछता हूं कि क्योंकि वो लड़का मुस्लिम धर्म से था इसलिए ये बात यहां तक पहुंची? शायद यही है, क्योंकि अगर वो मुस्लिम धर्म का नहीं होता था तो मैं उसको शायद उस एंगल से देखता था कि ये शायद कुछ एडजस्ट करेंगे और उसके साथ शादी करवाएंगे। लेकिन धर्म के वजह से हम कभी माने नहीं कि उसके साथ शादी कर ले करके। लेकिन देखिए विकास जी, कितनी सारी शादियां ऐसी हैं हमारे देश में जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में हुई हैं और वो सफल हैं। बहुत सारे फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की शादियां की, और भी बहुत सारे लोगों ने की है। उनकी तस्वीरें छपती हैं, लोग उन्हें एक आइडियल परिवार की तरह देखते हैं। जी हाँ, सही है। लेकिन जब ये उसके बारे में मुझे पता चला, श्रद्धा के बारे में, कि ये इनकी दोस्ती पिछले 6-8 महीने से चल रही है, तो मैंने सब पूरा जानने की कोशिश की ये श्रद्धा के साथ कैसे रहता है, क्या करता है। तो मुझे वो सही नहीं लगा तब, जो उसका जो बर्ताव होता था। और फिर हमसे भी बातें उसी तरह से करने लगी मेरी लड़की। तो मैं उसके पूरे खिलाफ था कि ये सही लड़का नहीं है करके। आपको पहली बार ये कब पता चला कि श्रद्धा गायब है
और उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। उसका दोस्त, श्रद्धा का दोस्त है, उसने हमें फ़ोन करके बताया 14 सितंबर 2022 में कि श्रद्धा का मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है पिछले 2-3 महीने से, और उसने शायद फ़ोन भी स्विच ऑफ करके रखे है। तो आप ज़रा कोशिश कीजिए कहाँ है ढूंढने की। तो मैंने भी फिर उसके कई लड़कों से या उसके दोस्तों से कांटेक्ट की, लेकिन वो कहीं उसका जवाब नहीं आया। तब मुझे ऐसा लगा कि श्रद्धा कहीं मिसिंग है करके। एक वीडियो हमारे पास श्रद्धा का है, एक बार आपको वो वीडियो हम अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं। ये वीडियो श्रद्धा का जब बना था, आप देखिए। कभी आपको लगता है विकास जी, जब आप इस तरह के वीडियोस देखते हैं, तो आप ही की कलेक्शन में होगा, आपके पास है ये वीडियो, कि कभी आपको ऐसा लगता हो कि देयर इज अ क्लैश जो आप है और जो आप चाहते हैं, और कभी आपको लगता हो कि शायद ये एक बुरा सपना है, असल में श्रद्धा यही होगी? जी हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है कभी कभी, क्या श्रद्धा गई नहीं होगी, यही कहीं होगी, क्योंकि इतनी वो हंसमुख थी, मैं मानता ही नहीं था कि ऐसे ऐसे इस तरह से छोड़ के चले जाएगा करके। ये जो 7 महीने हैं, ये आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेकर आए? जो मैंने पहले भी आपसे पहला सवाल यही किया था कि अब आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल गई। पहले ये समाज आपको विकास वालकर के नाम से जानता था, अब सभी आपको शायद ये कहते होंगे कि देखो श्रद्धा के फादर। और शाम को जब आप अपने घर वापस आते हैं, रात को सोते हैं, आपके क्या विचार होते हैं? मुझे यही ऐसा ही लग रहा है कि ये शायद एक कुछ बुरा सपना जैसे ही लग रहा है। ये मैं मानता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो पता नहीं आगे कैसे मैं जी पाऊंगा इसके बारे में। आपने अपने लिए भी, अपने बेटे के लिए भी कोई और किसी तरह की मदद लेने की कोशिश की ताकि आप इस सदमे को ओवरकम कर पाएं? जी हाँ, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं अभी अकेला नहीं रह पाता। जो मैं घर में अभी शायद मेरे माँ और मैं दो ही जन रहते हैं, तो मैं हमेशा मेरे करीबी दोस्त हैं उनसे ज़्यादा बातचीत करता हूँ और उनके साथ कुछ बातें शेयर करता हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे हल्का महसूस होता है। दोस्तों के साथ बिजी रहने की कोशिश करते हैं। जी। अब ये जो इतनी लंबी कानूनी लड़ाई है, ये आप कैसे लड़ेंगे? जी, मुझे तो अभी आगे चल के लड़ना ही है। उसका नतीजा भी मुझे यही होना चाहिए कि ये उसको जल्द से जल्द सज़ा होनी चाहिए। और मैं यही मानता हूँ कि आगे श्रद्धा के लिए ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं, उनके लिए भी ऐसा कुछ काम करूँ जो ये जो घटना हुई है ऐसे दोबारा ना हो। आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूं। एक हमारे दर्शक हैं शिव प्रसाद सिंह, उन्होंने सवाल भेजा है कि मैं, सवाल नहीं है, वो खुद भी कह रहे हैं कि कोई सवाल नहीं है, लेकिन बेटियों को अपने माध्यम से बताएं कि माता पिता दुश्मन नहीं होते। आपके मन का भाव भी यही है? मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि माता पिता तो कभी बच्चों के बारे में बुरा कभी नहीं सोच सकते। जब तक वो जिंदा है तब तक वो उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। विकास जी, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो संवाद है हमारे और आपके बीच में, जो हमने बातचीत करने की कोशिश की, इसका मकसद यही था कि हम आपकी बात पूरे देश के लोगों तक पहुंचाएं, देश के परिवारों तक पहुंचाएं, माता पिता तक पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचाएं। और जो लोगों के जो भाव हैं, जो लोग लगातार पूछ रहे हैं, वो भी हम आप तक लोगों की भावनाएं पहुंचाएं।
और एक मकसद हमारा आज का ये भी था कि हम श्रद्धा की जो इंसाफ की लड़ाई है उसमें हम भी भागीदार हों, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस लड़ाई में हम भी, और देश का हर व्यक्ति, हर परिवार आपके साथ है, और सब लोग ये चाहते हैं कि श्रद्धा को जरूर इंसाफ मिलना चाहिए और दोबारा हमें ऐसी कोई घटना नहीं देखनी है। तो आप यहां पर आए, मैं समझता हूं कि आपके ऊपर काफी जोर पड़ा होगा जब आप वो सारी बातें मैंने आपसे कहा कि आप उन्हें याद कीजिए, वो मैं समझ सकता हूं आपका दुख, लेकिन कई बार वो बातचीत, वो बातें बाहर लाना भी जरूरी होता है ताकि देश तक एक संदेश जा सके। तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आज का ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है बहुत ही खास है, बहुत स्पेशल है। इसमें आज इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये संवाद जो है इससे आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, कुछ ना कुछ जरूर अनुभव किया होगा, और इस संवाद का हमारे पूरे देश में सबको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा।